गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हम इंश्योरेंस मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें इजी टॉपिक्स हैं, हमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, हमें ओवरव्यू चाहिए हर एक टॉपिक का। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग में दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एक तो है इंडस्ट्रियल रिस्क इंश्योरेंस, मतलब इंडस्ट्रियल जो रिस्क है उसका इंश्योरेंस करना क्या होता है। और उसके बाद हम जानेंगे कि कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस क्या होता है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो लॉस के, उसका इंश्योरेंस क्या होता है, मतलब कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस टर्म क्या कहती है, और स्टैंडर्ड कॉन्सिक्वेंस लॉस पॉलिसी की फॉर्म्स क्या है और कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द इंडस्ट्रियल रिस्क इंश्योरेंस। तो इंडस्ट्रियल रिस्क इंश्योरेंस में इंडस्ट्री के जितने भी रिस्क होते हैं वो सारे कवर अप होते हैं। इसको IAR भी बोलते हैं। IAR का मतलब है इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क कवर। ठीक है। अभी जो इंडस्ट्रियल रिस्क इंश्योरेंस है इसमें ऑब्वियसली जितनी भी चीजें इंडस्ट्री में हो सकती हैं उन सबका कवर होता है। तो इसके स्कोप में क्या क्या चीजें आ सकती हैं इंडस्ट्रियल रिस्क इंश्योरेंस की, सबसे पहले वो जानते हैं। एक तो हो गया फायर्स एंड अलाइड पेरिल्स। तो फायर के कारण या उसके कारण जो भी दिक्कतें आती हैं दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट। उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट्स या लॉस ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट इज अगर कोई मशीनरी टूट जाती है, मशीनरी ब्रेकडाउन एंड कोई, या फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का लॉस हो जाता है, बॉयलर या प्रेशर प्लांट्स का लॉस हो जाता है इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में इंटरप्शन आ जाती हैं फायर की वजह से या बाकी कारणों की वजह से, या फिर कोई बल्गरी या थेफ्ट्स वगैरह हो जाती हैं। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क इंश्योरेंस। तो इसके स्कोप में ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद IAR की एलिजिबिलिटी किन के लिए है। तो मेन आपको ये याद करके जाना है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जो जो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क या इंडस्ट्रियल रिस्क जिनको आता है अदर देन द पेट्रोकेमिकल रिस्क, पेट्रोकेमिकल रिस्क को छोड़ के बाकी जितने भी इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग रिस्क हैं हैविंग ओवरऑल SI ऑफ 100 करोड़ एंड अबव इन मोर देन वन लोकेशन इन इंडिया, उनको IAR लेना पड़ता है। मतलब IAR की कंडीशंस है थोड़ी सी। सो IAR मतलब इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क की कंडीशन क्या है कि आपकी जो ओवरऑल SI है वो 100 करोड़ होनी चाहिए मिनिमम, या 100 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए अगर आपकी लोकेशन वन लोकेशन है या फिर ज्यादा लोकेशन है। और इसमें सिर्फ इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग रिस्क ही कवर होगा, पेट्रोकेमिकल रिस्क कवर अप नहीं होगा। ठीक है। वैसे इसमें आप इतना डाटा बना के नहीं आ सकते, बट थोड़ा सा हमें IAR, ऑब्वियसली अगर आप इंश्योरेंस के कुछ भी पढ़ोगे तो उसके प्रिंसिपल्स तो आप किसी में भी लिख के आ सकते हो, फीचर्स तो किसी में भी बना के आ सकते हो। तो इतना तो आपको अभी तक पता लग ही हो गया होगा कि जितना भी हम फर्स्ट यूनिट में कवर करके आए वो हम किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है IAR के, मतलब इंडस्ट्रियल और रिस्क इंश्योरेंस के। कहते हैं अंडर द फायर पॉलिसी देयर आर मेनी डिस्ट्रप्टेड एंड ग्रे एरियाज ड्यू टू विच द क्लेम्स आर रिजेक्टेड। तो जो फायर वगैरह वाली पॉलिसीज होती थी उसमें क्लेम्स काफी बार रिजेक्ट हो जाता था, बट अगर हम IAR वाला इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें ये चीजें काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती हैं और एलिमिनेट हो जाती हैं। मतलब आपके जो कंपेंसेशन मिलने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। मेजर रिस्क इज कवर्ड इन द एक्सीडेंटल एक्सटर्नल डैमेज, लॉस ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड लॉस ड्यू टू द टेक्निकल फायर। जो मतलब जो भी चीजें फायर पॉलिसी के जो मेन ड्रॉबैक्स हैं वो सारे ये वाली पॉलिसी कवर अप कर लेती है। अब जैसे फायर पॉलिसी में आपको ये प्रूव करना पड़ता था कि हाउ लॉस इज कवर्ड, बट आपको ऐसा कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है अगर आप IAR वाली पॉलिसी ले लेते हो। और जितना भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लॉस हो रहा है अगेंस्ट द ब्रेकडाउन, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो रहा है, वो सब भी IAR में कवर हो जाता है। IAR एक तरह से सिंगल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है और ऑल रिस्क पॉलिसी है, मतलब सारे रिस्क इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। और नो डेप्रिसिएशन इन मशीनरी ब्रेकडाउन लॉसेस, कि अगर मशीनरी ब्रेकडाउन में कोई लॉस हो जाता है तो जो डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करते, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द इन शॉर्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बाकी चीजें भी वेव ऑफ कर दी जाती हैं। MBD कवर, मतलब मशीन ब्रेकडाउन कवर भी बहुत लो रेट पे मिल जाता है। जो बल्गरी कवर है वो फ्री मिल जाता है ऑलमोस्ट IAR के साथ। और जो इंट्रांस रिस्क है वो भी कवर हो जाते हैं साथ में। तो बहुत सारे फायदे हैं IAR के ओवर द फायर इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्कोप है और बहुत सारी चीजें विद इन ही कवर हो जाती हैं। ठीक है। सो IAR के बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हो, बट इतना हम कंटेंट स्टिल नहीं बना सकते। अगर आपको लगा कोई कंटेंट नहीं बन रहा तो आप उसमें फीचर्स और प्रिंसिपल्स अपने आप बना के जो हमने पहले पढ़े हैं वो एड अप कर सकते हो हर एक क्वेश्चन में। ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से लॉस, या इसको लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस भी बोलते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस या फिर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, इसका मतलब बहुत ही आसान है। मतलब आपको डायरेक्टली लॉस नहीं हुआ, बट जो लॉस हुआ है उसकी वजह से आपको जो दिक्कतें आ रही है उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। इसका मतलब है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस indemnifies the insured any loss if the profits are suffered by him consequent on the destruction of business properties by fire। जैसे आपको सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज कहीं पे फायर लगी तो फायर की वजह से जो नुकसान हुआ तो हुआ, बट फायर की वजह से जो सामान एक दो दिन तक सेल नहीं हो पाया, दैट इज आर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। ठीक है। तो इसमें है एन ऑर्डिनरी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लॉस और प्रॉपर्टीज डैमेज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, बट इट डज नॉट कवर
but it does not cover the loss of profit due to the inability to produce or sell on account of fire। मतलब अगर आपको फायर की वजह से कोई गुड्स का नुकसान हुआ है वो तो हम इंश्योरेंस में कवर कर लेते हैं, बट अगर फायर की वजह से आप 4-5 दिन तक काम नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑब्वियसली फायर लगी थी तो सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो जो वो लॉस ऑफ प्रॉफिट है दैट इज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। तो इसके लिए एक सेपरेट पॉलिसी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, जो आपको लेनी पड़ती है। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, तो बेसिकली 3 चीजें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप कुछ दिनों तक, आने वाले कुछ टाइम पीरियड तक, या तो प्रोड्यूस, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो आप चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, अगर आपका सेलिंग का बिजनेस है तो आप चीजें सेल नहीं कर पाओगे। इतना क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने देख लिया कि अगर आपको लॉस हो रहा है क्योंकि फायर हो गया या कोई और कारण हो गया जिसकी वजह से आप अपना सामान बेच नहीं पा रहे या प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, सो दैट वुड बी द पार्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। उसके अलावा आपको स्टैंडिंग चार्जेस का भी तो लॉस होगा, मतलब ड्यू टू देयर नॉन रिकवरी और लॉस रिकवरी बिकॉज नो प्रोडक्शन और लेस प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब आपको जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो खर्चे तो पड़ ही रहे हैं ना, बेशक आप काम नहीं कर रहे, बट जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं उन चीजों का भी लॉस होगा। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट कॉन्सिक्वेंशियल लॉस के अंदर आ जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट, सेकंड आ जाएगा लॉस ऑफ द स्टैंडिंग चार्जेस। नेक्स्ट, आपकी ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग है वो भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आग लगने की वजह से आपको टेम्परेरीली न्यू प्लेस पे जाना पड़ेगा फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस, सो आपकी जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी वर्किंग की। सो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी के अंडर कवर हो जाते हैं। दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट, सेकंड इज लॉस ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, थर्ड लॉस ऑफ इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ठीक है, क्योंकि जो ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है ये हम इनडायरेक्ट लॉस की बात कर रहे हैं जो पॉलिसी में कवर नहीं होते। सो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इज एन इनडायरेक्ट लॉस दैट कैन बी कंपनसेटेड इवन व्हेन द डैमेज्ड यूनिट इज कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस। ये चीजें तो नहीं वो कवर करेंगे ना। सो स्कोप क्या है कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी का, तो ये तीनों चीजों को कवर कर लेती है। दैट इज जो स्टैंडिंग या फिक्स चार्जेस है उनको कवर कर लेती है, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग को कवर कर लेती है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस हो रहा है क्योंकि आप अपना सामान बना नहीं पा रहे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, या फिर सेल नहीं कर पा रहे, उन वजह से जो लॉस होता है उनको कंपेंसेट कर देती है कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी। क्लियर हो गया? अब आपको ऑब्वियसली बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं क्योंकि जो एड ऑन कवर्स में आ जाते हैं। सो सारे क्या है, वेजेस ऑफ वर्कर्स, ऑडिट फीस, पब्लिक यूटिलिटीज, टेररिज्म, या फिर ले ऑफ्स के खर्चे, एक्सटेंशंस के खर्चे। सो काफी सारे एड ऑन चीजें हैं जो ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी कवर करती है। सो ये जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी है इसको बिजनेस इंटरप्शन लॉस या बिजनेस इनकम इंश्योरेंस भी बोलते हैं, ये सारा कुछ कवर हो जाता है कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस के अंडर। सो द पॉलिसी कंपेंसेट अ बिजनेस फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू आफ्टर अ कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल डैमेज टू द प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट। सो आई होप आपको जो ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, मतलब उसके अलावा जो हम कवर करवा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पता लग गया होगा क्या क्या मेन चीजें आती हैं। देखो 3 पॉइंट्स वही, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ठीक है, इसमें बिजनेस इंटरप्शन लॉस कवर हो जाता है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं दैट इज इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। ठीक है, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे। तो अभी इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, तो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में थोड़े से सब टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। मेनली हम टाइप्स पढ़ेंगे इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें कवर हो जाती हैं, जैसे मशीनरी ब्रेकडाउन वगैरह हो गया या बाकी रिस्क हो गए, और मिसलेनियस पॉलिसीज पढ़ेंगे अंडर द इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, और एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे अंडर द इंजीनियरिंग इंश्योरेंस दैट इज एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट्स इंश्योरेंस। सो ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखो इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस मतलब इंजीनियरिंग का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, दैट मीन्स आप अपना जितना भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट ऑपरेशन चल रहे हैं, उन सबका इंश्योरेंस करवा रहे हो, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। So engineering insurance refers to the insurance that provides economic safeguard to the risk faced by the ongoing construction project, installation project या फिर मशीनरी इक्विपमेंट का जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन हो रहा था उन प्रोजेक्ट को लेके। सो इसकी जो पॉलिसीज हैं बेसिकली इंजीनियरिंग इंश्योरेंस की, वो हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो होती है वन टाइम पॉलिसी और एक होती है एनुअल पॉलिसीज। सो सबसे पहले आप याद रखो कि जो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस है उसकी जो पॉलिसीज हैं वो 2 टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, एक तो वन टाइम हो गया और एक एनुअल हो गया। जो वन टाइम वाली पॉलिसीज हैं वो 3 कैटेगरीज की हो सकती हैं। एक तो हो गया इरेक्शन ऑल रिस्क या स्टोरेज कम इरेक्शन या मैराइन कम इरेक्शन। एक इसको मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, इसको ईयर पॉलिसी भी बोलते हैं, मतलब इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क, ये हमारी सेकंड टाइप ऑफ एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वाली होगी। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया ना एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट, एक ये वाली होगी। सो एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ये 3 पॉलिसीज हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मशीनरी ब्रेकडाउन एनुअल पॉलिसीज हमारी,
6 कैटेगरीज की है, मतलब जो आपको एनुअली करवानी पड़ती है जब आपका प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनल हो गया, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है, उस टाइम पे आपको कौन सी करवानी पड़ती है जब आपको मतलब ऑपरेशन में चल रहा है आपका प्रोजेक्ट। सो अगर आपको कोई मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया उसका इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का इंश्योरेंस, बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट का इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्टर प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस, मशीनरी लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस एंड डिटोरेशन ऑफ स्टॉक्स का इंश्योरेंस। अब आप बोलोगे कि हम इसको लर्न कैसे करें। देखो दो हेडिंग्स तो आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी, वन टाइम पॉलिसी एंड एनुअल पॉलिसी। वन टाइम मतलब जो आपको एक ही टाइम करवानी पड़ती है, और एनुअल मतलब जो आपको बार बार उसको मतलब बार बार उसको करवाना पड़ता है, ठीक है, रिन्यू वगैरह। सो जो वन टाइम पॉलिसी है वो 3 है, और जो एनुअल पॉलिसीज हैं वो 6 हैं। इतना तो याद हो गया। अब जो एनुअल पॉलिसीज हैं, देखो उसमें ना पहले 2 पॉइंट्स तो मशीनरी के साथ रिलेटेड होगी, मशीनरी ब्रेकडाउन और मशीनरी लॉस। 2 पॉइंट्स मशीनरी के साथ रिलेटेड हो गए। उसके बाद एक प्लांट एंड मशीनरी हो गया, एक प्रेशर प्लांट हो गया। 2 प्लांट के साथ रिलेटेड हो गए, 2 मशीनरी के साथ रिलेटेड हो गए। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का हो गया और एक स्टॉक्स का हो गया। सो ऐसे हमारे 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। एनुअल पॉलिसीज में आएगा मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस, मशीनरी लॉस ऑफ प्रॉफिट, और एक आएगा प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस, एक आएगा प्रेशर प्लांट इंश्योरेंस। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस एंड डिटोरेशन ऑफ स्टॉक्स इंश्योरेंस। इतना क्लियर हो। नेक्स्ट जो वन टाइम पॉलिसी है उसमें हमने 3 किया। ऑल रिस्क इरेक्शन का भी हो सकता है या कॉन्ट्रैक्टर का भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया, जो हमें सिलेबस में बहुत ही ज्यादा डिटेल में है, उसको हम जानेंगे। एक तो हमें मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस और एक एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत ज्यादा डिटेल में है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी। इसका मतलब है जब भी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो या एक्सपेंशन कर रहे हो, तो अब उस टाइम पे आपको इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी लेनी पड़ेगी। सो इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी आप कब लोगे, व्हेन अ न्यू प्रोजेक्ट इज सेटअप और देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। इतना क्लियर हो। नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी, इसको सीईआर पॉलिसी भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो इरेक्शन वाले हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे, जितने भी एड ऑन थे, एक्सक्लूजन थे, वो तो हम ले रही हैं, बस दो चीजें अलग अलग हैं इसमें। कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी में वो दो चीजें अलग क्या है, द सम इंश्योर्ड इंक्लूड्स प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, मतलब जो आप सम इंश्योर करवा रहे हो उसमें जो आपके प्री ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो भी इंक्लूडेड है। और जो द मिनिमम पीरियड फॉर सच इंश्योरेंस इज 3 मंथ्स। सो आपका मिनिमम 3 जो इंश्योरेंस पॉलिसी का पीरियड है वो 3 महीने का होना चाहिए इन द केस ऑफ CAR। बस ये दो फर्क है इरेक्शन पॉलिसी में और कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी में। थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी वाला होता है, तो प्लांट एंड मशीनरी में अगर कोई डैमेज हो गया उसको रिगार्डिंग उसको लेके इंश्योरेंस हो जाता है। अब मैंने आपको बताया मशीनरी ब्रेकडाउन पॉलिसी, मशीनरी अगर आपकी टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है, सो उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसी है दैट इज मशीनरी ब्रेकडाउन पॉलिसी। बट ये आपको सिलेबस में डिटेल में दी हुई है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। मशीनरी ब्रेकडाउन आपको समझ ही आ रहा है कि आपकी जो मशीनरी है उसका ब्रेकडाउन हो गया, मतलब मैल फंक्शनिंग हो गई है, ठीक है, सडन भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, और जिसकी वजह से फिजिकल डैमेज हो गया मशीनरी को, या तो होल पार्ट को या फिर पूरी की पूरी, या होल को या कुछ छोटे से पार्ट को, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड वारंटी ओनली एंड नो ओवरऑल प्रोटेक्शन इज पॉसिबल। सो जो मशीनरी की वारंटी वगैरह होती है बट ओवरऑल प्रोटेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। सो इसका काम पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। सो मशीनरी ब्रेकडाउन के रिगार्डिंग इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको पता है कि अगर मशीनरी में ब्रेकडाउन होता है उसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, केयरलेसनेस, निग्लिजियंस, ऑपरेशन में फॉल्टी हो गया, आपकी स्किल नहीं थी इस वजह से आपने खराब कर दी, कोई ऐसे किसी ने एक्ट कर दिया जो कि बहुत ही मतलब कोई ऐसे एक्ट कर दिया जिसकी वजह से मशीनरी खराब होगी, या फिर कोई और रीजन आ गए जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, जैसे कि फ्लड, साइक्लोन, स्टॉर्म, अर्थक्वेक वगैरह, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल मशीन के अंदर एंटर कर गया जिसकी वजह से मशीनरी खराब होगी। तो आपको लेंथी बनाने के लिए पहले तो आप समझा दोगे कि मशीनरी ब्रेकडाउन होता क्या है, उसके बाद बता दो कि मशीनरी खराब क्यों हुई, ब्रेकडाउन क्या हुआ, उसके कारण क्या हो सकते हैं ब्रेकडाउन के, ठीक है। उसके अलावा बाकी क्या कारण हो सकते हैं मशीनरी ब्रेकडाउन के, जैसे फेलियर ऑफ कंट्रोलिंग या रेगुलेटिंग, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी मशीन को, या फिर एक्सप्लोजन या इम्प्लोजन हो रहा है मशीन में, शॉर्टेज हो रही है कोई लुब्रिकेंट की या कूलेंट की, डिपेंड्स अपॉन द मशीन, या ओवर हीटिंग की वजह से कोई फॉल्टी इंसुलेशन या शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई डिफेक्टिव मटेरियल डाल दिया, जो वर्कमैन है आपके वही मशीन को मेंटेन नहीं कर पा रहे, या फॉल्ट हो गया असेंबलिंग में या इरेक्शन में। सो बहुत सारे मल्टीपल कारण हो सकते हैं। सो सबसे पहले हमने मशीनरी ब्रेकडाउन समझा दिया होता क्या है, ये कौन सा इंश्योरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद मशीनरी ब्रेकडाउन के हमने कॉजेज बता दिए। देन अगर हम मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी हम आगे ये बता सकते हैं, ठीक है। सो फिजिकल डैमेज टू मशीनरी विच आर सडन और एक्सीडेंटल वो कवर हो जाएगा, कि अगर ब्रेकडाउन सडनली हो जाता है
और एक्सीडेंटल हो जाता है। सो कवर में क्या चीजें कवर होंगी, आर इन यूज और नॉट यूज, डिसमेंटल फॉर क्लीनिंग, मेंटेनेंस के टाइम पे हुआ या फिर मूविंग के टाइम पे हुआ, मतलब क्लीनिंग के टाइम पे हुआ, यूज में थी मशीन या नहीं यूज में थी, मेंटेनेंस टाइम हुआ, मूविंग के टाइम पे हुआ, तो जो भी रेट्स प्रीमियम रेट उस टाइम पे लग रहा होगा उस अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम पे करते रहना होगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ मशीन ओनली कैन बी कवर्ड फॉर इंश्योरेंस, आप सिर्फ मशीन के जो पार्ट्स हैं उनको ही इंश्योरेंस के अंडर कवर कर सकते हो। सो इसमें आप इतना डीप मत करो, आपको अगर ओवरव्यू समझ आ रहा है तो उसमें आप अपने आप मेंशन करके आ सकते हो चीजें, प्रिंसिपल्स वगैरह लिखाना, वही फीचर्स बनाया ना, इंपॉर्टेंस बनाया ना। ठीक है, उसके बाद मशीन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स सच एज कंप्यूटर्स, मेडिकल एंड बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड एज मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस, कि जो कंप्यूटर्स हैं या जो मेडिकल और बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मशीनरी ब्रेकडाउन कवर में आ जाती हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इनको लर्न नहीं करना, जस्ट समझ लो। जैसे एयर कंप्रेसर्स हो गए, बॉयलर्स हो गए, चिलर प्लांट्स हो गए, पंप्स हो गए, डीजल इंजन, एसी प्लांट वगैरह सारे मशीनरी ब्रेकडाउन में कवर होते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान से सुन लो मैं क्या समझाने जा रही हूँ इसमें। एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है, एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि जैसे आपको पता है कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो आप उसको करने में डिले हो गए, उसकी वजह से ऑब्वियसली आपको बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस होगा, उसका मतलब है आप एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट का कवर ले रहे हो, ALOP भी बोलते हैं, मतलब एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज फॉर फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू डिले इन कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें डिले होने की वजह से आपको जो लॉस हो रहा है वो है एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो इसमें क्या है, आपको पे आउट मिल जाएगा इफ द कंपनी फेस हायर कॉस्ट और द लॉस ऑफ प्रॉफिट व्हेन द प्रोजेक्ट टेक लॉन्गर देन द एक्सपेक्टेड टाइम टू कंप्लीट। या तो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में डिले कर दिया, या फिर आपके जो प्रोजेक्ट है उसको जितना टाइम लगना था उसमें उसको डिले हो गया कंप्लीट होने में, सो वो भी ALOP के अंडर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो डिलेड कंप्लीशन वाले को या तो डिलेड कंप्लीशन कवरेज होता है या डिले इन स्टार्टअप कवर होता है, सो ये दोनों कवर करता है ALOP। ठीक है, तो जो एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट है ये सिर्फ वो चीजें कवर करता है जो एक्चुअल लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट होता है ड्यू टू द डिले ऑफ द प्रोजेक्ट। सो इसके इशू करने के बेसिकली हम 3 बेसिस कर सकते हैं एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट के, या तो हो सकता है आउटपुट बेसिस, या हो सकता है टर्नओवर बेसिस, या हो सकता है डिफरेंशियल बेसिस। तो ये 3 बेसिस हो सकते हैं ALOP को इशू करने के। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा, सबसे ज्यादा वैसे एडवाइजेबल होता है आउटपुट बेसिस, बाकी डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मोटर इंश्योरेंस। देखो इसमें कुछ लर्न करने वाला नहीं है, जस्ट समझने वाला कंसेप्ट है। मोटर मतलब हमारे जो व्हीकल्स है हम उनका इंश्योरेंस करवा रहे हैं। सो मोटर इंश्योरेंस के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ व्हीकल्स पढ़ने वाले हैं, उनके अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, एक तो ये जानेंगे। उसके अलावा ना एक लाइबिलिटी पॉलिसीज होती है, एक तो होती है पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी, प्रोफेशनल इंडेमनिटीज पॉलिसी एंड एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी पॉलिसी। थोड़ा सा बस इनके बारे में जान लेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ लर्न करने वाला नहीं। मोटर इंश्योरेंस मतलब आप अपनी गाड़ी का, स्कूटी का, बाइक्स का, इन सबका इंश्योरेंस करवा रहे हो, दैट इज मोटर इंश्योरेंस। तो आपको इजी लैंग्वेज में फटाफट समझा देती हूँ कि मोटर इंश्योरेंस होता क्या है। देखो मोटर इंश्योरेंस 2 वर्ड से बना है, मोटर प्लस इंश्योरेंस। मोटर मतलब मोटर व्हीकल हो गया जो आप व्हीकल यूज कर रहे हो, इंश्योरेंस मतलब आप जितना भी अनफोर्सीन इवेंट है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ले रहे हो। सो अनफोर्सीन इवेंट मतलब कोई भी रिस्क है विच आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि होगा या नहीं होगा, तो क्या क्या फीचर्स है मोटर इंश्योरेंस के, वही सारे प्रिंसिपल्स मेंशन कर देना, एडेमनिटी, अटमोस्ट गुड फेथ, वो सारे मेंशन कर देना। ठीक है, वो सभी में चले जाएगा, आपको जो प्रिंसिपल है उसको फीचर्स बना दो या प्रिंसिपल की हेडिंग्स बना दो। ठीक है, फीचर्स क्या है मोटर इंश्योरेंस के, मोटर इंश्योरेंस इज ऑब्लिगेटरी अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट। सो मोटर रिस्क में बी कैटेगराइज्ड इनटू, या तो आपका रिस्क ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज है, रिस्क ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट है, या लाइबिलिटी रिस्क है। सो आप 3 कैटेगरीज में मेनली क्लासिफाई करते हो, रिस्क ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज मतलब आपका व्हीकल डैमेज का रिस्क, रिस्क ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट एंड लाइबिलिटीज रिस्क। अब आपको पता है कि बहुत सारे तरह के व्हीकल्स हो सकते हैं, राइट। सो हम व्हीकल्स को किन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, व्हीकल्स को, क्योंकि हमें मोटर इंश्योरेंस करवाना है तो हर एक व्हीकल का अपना अपना हिसाब होगा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स कैसे हो सकता है मोटर व्हीकल्स में, या तो प्राइवेट कार्स हो गई, या हम 2 व्हीलर्स की बात करें, मोटरसाइकिल्स, मोटर स्कूटर्स वगैरह हो गए। बाकी उसके अलावा हो गए कमर्शियल व्हीकल्स। तो कमर्शियल व्हीकल में हम फर्दर 3 कैटेगरीज में कर सकते हैं, दैट इज गुड्स कैरिंग व्हीकल, मतलब ऐसे व्हीकल्स जिनमें गुड्स कैरी होती हैं स्पेसिफिकली। दूसरे हो गए पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स, मतलब जिनमें पैसेंजर्स कैरी होते हैं, जैसे मोटर रिक्शाज होगी, टैक्सीज होगी, बसेज होगी।
नेक्स्ट हमारा होगा मिसलिनियस व्हीकल, जैसे ये फ्यूनरल वैन्स होती हैं, एम्बुलेंस होती है, सिनेमा रिकॉर्डिंग वाली होती है ना, वो वाली वैन्स होगी, वैनिटी वैन्स वगैरह, या मोबाइल डिस्पेंसरीज वगैरह हुई। सो बेसिकली अभी हमने सबसे पहले पढ़ा कि क्लासिफिकेशन हम कैसे कर रहे हैं व्हीकल्स की। तो क्लासिफिकेशन हो सकती है प्राइवेट कार्स, टू व्हीलर्स या कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल हमने 3 में करा, गुड्स कैरिंग, पैसेंजर कैरिंग एंड मिसलिनियस। समझ आ गया? तो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी वो होती है, जैसे जो कार्स एंड वैन्स है उनमें प्राइवेट इंश्योरेंस भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकते हैं। मोटरसाइकिल वगैरह में यूजुअली प्राइवेट ही होता है, और बाकी जो बस ट्रक वगैरह इनमें प्राइवेट भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि मोटर इंश्योरेंस हम करवा रहे हैं, हम अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो ये पॉलिसी फॉर्म्स कैसे हो सकता है इन द केस ऑफ मोटर इंश्योरेंस। तो पहले ये वाला डायग्राम आप याद कर लो। आपको पता है कि हम अलग अलग तरह के इंश्योरेंस कवर लेते हैं जब हम व्हीकल्स की बात करते हैं इंश्योरेंस के एस्पेक्ट में। तो या तो होता है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, या ऑन डैमेज कवर, या पर्सनल एक्सीडेंट कवर, या एड ऑन जिसमें जीरो डेप्रिसिएशन, गैरेज क्रैश, रोड साइड असिस्टेंट वगैरह कवर हो गया। सो मेन जो टाइप्स है मोटर इंश्योरेंस की, वो एक तो हो गया थर्ड पार्टी, एक ऑन डैमेज, एक पर्सनल एक्सीडेंट और एक एड ऑन्स। तो ये 4 हेडिंग्स आप लर्न करके जाना, थर्ड पार्टी प्लस ऑन डैमेज प्लस पर्सनल एक्सीडेंट कवर और एड ऑन्स। बाकी ये ना फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स निकालते हैं जब पॉलिसी हम भरते हैं। फॉर्म ए होता है और फॉर्म बी होता है। फॉर्म ए में तो एक्ट ऑफ लाइबिलिटी आ गया, और फॉर्म बी में ओन डैमेज प्लस एक्ट ऑफ लाइबिलिटी आ गया। ठीक है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। तो ये फॉर्म अगर आपको याद करने में कर जाना, वरना आप टाइप्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस जरूर करके जाना। दैट इज थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ओन डैमेज कवर, पर्सनल एक्सीडेंट एंड एड ऑन्स। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट अभी हम टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का मतलब होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर व्हेन वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी। तो हर एक बंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो ना किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करे या फिर ना ही किसी को इंजर करने की कोशिश करे। सो इसके अंडर हमारे सिलेबस में बेसिकली हम पब्लिक लाइबिलिटी पढ़ेंगे, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी पढ़ेंगे और प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक लाइबिलिटी, देन पढ़ेंगे प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस एंड देन हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयर लाइबिलिटी इंश्योरेंस। सो ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो, पब्लिक लाइबिलिटी का मतलब होता है if any person gets injury or death or the property damage to any third person due to accident, तो उस बंदे को एक तरह से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम कंपेंसेट कैसे करें। सो इसका मतलब ये हो जाता है पब्लिक लाइबिलिटी का कि अगर थर्ड पर्सन की वजह से आपको कोई इंजरी हो गई या कोई दिक्कत आ गई, ही और शी कैन क्लेम द कंपेंसेशन अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर एंड द सेम कैन बी कवर्ड अंडर द पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी। सो ये चीजें कवर हो जाती है, जैसे होटल्स, थिएटर, मॉल्स वगैरह में अगर कुछ हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस। ये होता है फॉर डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्चर्स वगैरह। सो आपको पता है कि कोई भी प्रोफेशनल है वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट करता है और वो ध्यान रखता है कि जो सारी चीजें हैं वो केयर और स्किल के साथ हों। सो इस पॉलिसी में क्या होता है, लीगल लायबिलिटी हो जाती है अगर आपकी निग्लिजेंस की वजह से, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए किसी को कुछ हो गया आपकी गलती की वजह से। सो वो चीजें इसमें कवर हो जाती है प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस में। सो व्हेन द प्रोफेशनल्स नेग्लिजेंस में रिजल्ट इनटू द बॉडीली इंजरीज, वो चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे डॉक्टर्स या डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, उनकी निग्लिजेंस या उनकी गलती की वजह से, जैसे होता नहीं कुछ हो जाता है उस वजह से वो कवर हो जाता है। या फिर प्रोफेशनल निग्लिजेंस की वजह से आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह हो गए, ब्रोकर्स वगैरह हो गए, सो वो चीजें आ जाएंगी। या फिर आपके उनको प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की वजह से फाइनेंशियल लॉस हुआ एंड बॉडीली इंजरी हुई, दोनों चीजें हुई, वो जैसे सिविल इंजीनियर्स वगैरह आ गए। सो बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको, लायबिलिटी को। इन द केस ऑफ प्रोफेशनल इंडेमनिटी, या तो सिर्फ बॉडीली इंजरी हो रही है, या सिर्फ फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या दोनों हो रहे हैं। ठीक है, तो वो तीनों कैटेगरीज हम लिख के आ सकते हैं हमारे आंसर को लेंथी बनाने के लिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस। इसमें क्या है, एम्प्लॉयर की गलती की वजह से कुछ हो गया, सो अंडर द लॉ एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे कंपेंसेशन टू द एम्प्लॉयज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी वगैरह। अगर किसी एम्प्लॉयर को काम के दौरान इंजरी हो जाती है, डिसीज या कुछ हो जाता है, उसकी वजह से एम्प्लॉयर लायबल होता है। या तो पर्सनल निग्लिजेंस हो जाता है एम्प्लॉयर का, या फिर वो ध्यान नहीं रखता, इन सब चीजों की वजह से कोई फेलियर हो गया उस वजह से हो जाता है, या फिर वैसे कोई निग्लिजेंस हो गया। तो वो सारी चीजें इस चीज में कवर आ जाएंगी एम्प्लॉयर लायबिलिटी इंश्योरेंस में। नेक्स्ट हमारा लास्ट छोटा सा टॉपिक है, दैट इज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। पर्सनल एक्सीडेंट मतलब आपका एक्सीडेंट हो गया, वो सारी चीजें इसमें कवर आ जाएंगी। इसके स्कोप के अंडर क्या है वो सारी चीजें हम जानेंगे इसमें। और इसमें हम बाकी ना, जैसे मिसलेनियस इंश्योरेंस होते हैं बहुत, ये तो हमने बेसिक कैटेगरीज कर ली, जैसे फायर पढ़ लिया हमने या बाकी चीजें पढ़ ली। उसके अलावा मिसलेनियस इंश्योरेंस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे फिडेलिटी गारंटीज होगी, बल्गरी इंश्योरेंस हो गया, या फिर मनी इन ट्रांजिट इंश्योरेंस हो गया, बैंकर्स इंडेमनिटी इंश्योरेंस हो गया। तो ये नाम पढ़ के ही क्लियर हो रहा है, वो सारी चीजें एक बार ओवरव्यू बता देती हूँ। पर्सनल एक्सीडेंट मतलब जब आप
ट्रैवल कर रहे हो तो एक्सीडेंट के दौरान आपको कुछ हो जाता है, सो इंश्योरेंस इसके अंडर कवर आता है। सो अगर आपको कुछ भी आए ना, चुपचाप प्रिंसिपल्स लिख के ही आना हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। सिर्फ बस जो लाइफ इंश्योरेंस उसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं लिख के आना, बाकी सभी हमें लिख के आने। जैसे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या होता है कि आपको फिक्स्ड कंपेंसेशन मिलेगी कि अगर आपको एक्सीडेंट हो जाता है, या तो आपकी डेथ हो जाए या आपकी डिसेबलमेंट हो जाए, तो उन केसेस में आपको कंपेंसेशन मिल जाएगा। इसमें क्या क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट है पर्सनल एक्सीडेंट में, एक तो है बॉडीली इंजरी, एक डायरेक्टली उसकी वजह से होना चाहिए एक्सीडेंट हुआ है, और आपको जो चीजें वो एक्सटर्नल वायलेंट और विजिबल तरीके की वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। ये मेन 4 कीवर्ड्स हैं इन द केस ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। और जो आपकी डिसेबलमेंट है वो कैसे हो सकती है, या तो आपकी डेथ होगी एक्सीडेंट के दौरान, वो चीज होगी, या आपकी डिसेबिलिटी होगी, वो सारी एक्सीडेंट इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाती है। और जो डिसेबिलिटी है ना, वो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, या टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। सो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट रख लेना याद कि डिसेबिलिटी कुड बी पर्सनल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, या टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस। इसका मतलब आपको समझ नहीं आएगा, एक बार आपको मतलब समझा देती हूँ। फिडेलिटी गारंटी का मतलब होता है अगर एम्प्लॉयर को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है एम्प्लॉय की डिसऑनेस्टी की वजह से, ये याद रख लेना। फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस मींस इट कवर्स द एम्प्लॉयर। कवर किसको करेगा, एम्प्लॉयर को। सो इंश्योर्ड कौन है, employer in respect of any direct financial loss which may be covered as a result of employees dishonesty। और जो fidelity guarantee insurance है ये 3 टाइप का हो सकता है, कमर्शियल fidelity guarantees, कॉर्ड बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सो बेसिकली 2 तरह के बॉन्ड्स हैं, एक तो कॉर्ड बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसके अलावा है कमर्शियल फिडेलिटी गारंटी। ये 3 टाइप की हमारी फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस स्कीम है। और काफी सारी ना ब्लैंकेट पॉलिसीज होती हैं। कौन सी पॉलिसीज होती हैं, बैंकर्स ब्लैंकेट पॉलिसीज। इसमें क्या है, जो मल्टीपल चीजें है ना उनका कॉम्बिनेशन होता है, जैसे फायर हो गया, बल्गरी हो गया, मनी इन ट्रांजिट हो गया, फिडेलिटी गारंटी हो गई, या इवन मेराइन वगैरह हो गया। ये सारी चीजें जो ब्लैंकेट पॉलिसीज होती है ना उनमें सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। उसके अलावा हमारे सिलेबस में ना बाकी सारी मिसलेनियस इंश्योरेंस है, इनको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ भी आता है पहले उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दो, इंश्योरेंस क्या होता है वो समझा दो, जो टॉपिक है उसके साथ लिंक कर दो। उसके बाद जो आपको प्रिंसिपल्स पता है, फीचर्स पता है इंश्योरेंस के, या बेसिक इंश्योरेंस के 3 पार्टीज होते हैं इंश्योरेंस, इसमें क्या क्या हो गया, इंश्योरर हो गया और एक इंश्योर्ड हो गया, उसके बाद प्रीमियम हो गया। ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दो, आपका अपने आप आंसर बन जाएगा। जैसे मिसलेनियस में क्या क्या आ सकते हैं, जूलर्स ब्लॉक इंश्योरेंस, हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस, शॉपकीपर्स इंश्योरेंस, ऑफिस प्रोटेक्शन शीट, बल्गरी इंश्योरेंस, मनी इंश्योरेंस। सो आई होप यू लाइक द एफर्ट्स आई एम पुटिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक द वीडियो। बाकी नेक्स्ट यूनिट भी अभी जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है।